आज मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध "सिरिस के फूल" के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रही हूँ। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा हिंदी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हो सकता है। मेरे चैनल पर अब मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाने जा रही हूँ, जिसमें मेरा केवल उद्देश्य यह रहेगा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करना, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिरिस का फूल निबंध है। इसके मैं आपको 3 पार्ट बनाकर दूंगी। आज हमारा पहला पार्ट प्रारंभ हो रहा है। हमको पूरा निबंध पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको मैटर प्रोवाइड करा दूंगी। जो जो इस निबंध में मोस्ट लगेगा वो सारा मैटर मैं आपको दूंगी। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके निबंध में से नहीं पूछा जाएगा। सिरिस के फूल निबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सिरिस का जो फूल है निबंध वो किसने लिखा है। तो ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ये सारे जो पॉइंट है ये सारे क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। तो सिरिस का फूल निबंध किसने लिखा है? पहला क्वेश्चन ये है। तो किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिरिस का फूल निबंध है ये किस संग्रह में संकलित है। तो यह किस संग्रह में संकलित है? यह निबंध लेखक के संग्रह कल्पलता से लिया गया है। किसमें से लिया गया है? कल्पलता से लिया गया है। अभी क्वेश्चन अगला क्या बन सकता है कि लेखक ने जो सिरिस का फूल निबंध है उसमें सिरिस को किसके रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस निबंध में सिरिस के फूल को एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। इस निबंध का उद्देश्य क्या है कि लेखक ने इस निबंध में सिरिस के फूल को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? सिरिस के फूल को क्या कहा जाता है। तो सिरिस के फूल को क्या कहते हैं? कालजयी अवधूत कहा गया है। सिरिस के फूल को क्या कहा गया है? कालजयी अवधूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सिरिस के फूल को हम क्या कह सकते हैं? ग्रीष्म पुष्प कह सकते हैं, शीत पुष्प कहते हैं, या बसंत पुष्प कहते हैं, या भाद्रपद पुष्प कहते हैं। तो सिरिस के फूल को क्या कहते हैं? शीत पुष्प भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिरिस के फूल को शीत पुष्प भी कहा गया है। और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिरिस के फूल की तुलना किससे की गई है? सन्यासी से की गई है, पुजारी से की गई है, नर्तकी से की गई है, या स्त्री से की गई है। तो सिरिस का जो फूल है उसकी तुलना किससे की गई है? सन्यासी से की गई है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो सिरिस का फूल निबंध है उसमें क्या प्रस्तुत करना चाहता है लेखक। तो इस निबंध में क्या है? जीवन की कठिनाइयों में भी मस्ती और प्रसन्नता से जीने की कला सिखाई गई है। इस निबंध में लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है कि जीवन की जो कठिनाइयाँ होती हैं उसमें भी मस्ती और प्रसन्नता से जिया जा सकता है। ये कला लेखक इस निबंध में बताता है। हम क्या होते हैं, बुरी तरह से हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति होती है तो हम क्या होते हैं, बुरी तरह से अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हमको कभी हारना नहीं चाहिए, हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उस काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे परिस्थितियों का हाथ होता है। हमारे टैलेंट में कोई कमी नहीं होती है, हर व्यक्ति में टैलेंट है कुछ ना कुछ। तो टैलेंट में किसी के अंदर कमी नहीं है, उसके पीछे क्या होती है? परिस्थितियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कारण वो उस अचीव को हासिल नहीं कर पाते हैं। नहीं तो टैलेंट में किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती है। तो इस निबंध में लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहता है? जीवन की कठिनाइयों में भी मस्ती और प्रसन्नता से जीने की कला सिखाई गई है। जो कंपटीशन हम फाइट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब हम डेली, हमारा टारगेट 5 घंटे डेली स्टडी का होगा, तभी हम कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। महिलाओं को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि वो 2 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल पाए, क्योंकि देखो हिंदी तो सबकी स्ट्रांग होती है, हिंदी पर तो सभी विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो जीके का पार्ट लगा होता है फर्स्ट पेपर, उसमें जो 40% अब क्राइटेरिया कर दिया है उसको पार करना मुश्किल होता है। इसलिए क्या है, कई लोग केवल जीके की वजह से कंपटीशन फाइट करने से क्या होते हैं, रह जाते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, इस निबंध में लेखक ने किस पर जोर दिया है? तो इस निबंध में लेखक ने मनुष्य की कर्मठता, धीरजता और कर्तव्यनिष्ठता पर जोर दिया है। अब देखो, कर्मठता, हमको कर्म तो करना ही है, सफलता मिले नहीं मिले ये क्या है, ये बात की चीज़ है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। जिसको देखो स्टडी के लिए केवल 1 घंटा मिलता है वो भी फॉर्म भरता है। क्यों भरता है? नहीं आया नंबर, कोई बात नहीं, हमको नॉलेज तो मिलेगी, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये नॉलेज कहीं व्यर्थ नहीं जाती, ये नॉलेज आपके काम आती है। यदि आपको स्टडी के लिए 1 घंटा भी मिलता है तो आप फॉर्म तो भरो। क्या मालूम आगे चलकर आपको 5 घंटे भी मिलने लग जाए, लेकिन फॉर्म भरने में हमको कभी चूक नहीं करनी चाहिए, चाहे हम स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। अगला देखो, सीरीज के फुल निबंध में देखो क्या बताया गया है। लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा है, वहाँ कैसा वातावरण है। अब देखो, मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाऊंगी जिसके द्वारा आपको ये निबंध भी क्लियर हो जाएगा और निबंध में आने वाले क्वेश्चंस भी आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है, लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा है, वहाँ वातावरण कैसा है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा था, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, लेखक जहाँ बैठकर लिख रहा था वहाँ वातावरण कैसा था। तो लेखक है वो सीरीज के पेड़ों के समूह के बीच में बैठकर लिख रहा है। लेखक कहाँ लिख रहा है, सीरीज के पेड़ों के समूह के बीच में बैठकर लिख रहा है। वहाँ कैसा वातावरण है, इस समय क्या है, जेठ माह की तपाने वाली धूप पड़ रही है। जिस समय लेखक निबंध को लिख रहा था उस समय क्या था, कैसा वातावरण था, जेठ माह की तपाने वाली धूप पड़ रही है और सारी धरती अग्निकुंड की भांति बनी हुई है। और धरती किसकी भांति बनी हुई है, अग्निकुंड की भांति बनी हुई है। अब इसमें से देखो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा, लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा था। तो लेखक सीरीज के पेड़ों के समूह के बीच में लिख रहा था, आम के पेड़ों के समूह के बीच में लिख रहा था, नीम के पेड़ों के समूह के बीच में लिख रहा था। इस तरह से हमारे एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन बनकर आएगा। तो किसके पेड़ों के समूह के बीच में लिख रहा था, सीरीज के पेड़ों के समूह के बीच में बैठकर लिख रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वहां वातावरण कैसा था। कैसा वातावरण था, जेठ माह की तपाने वाली धूप पड़ रही थी। वहां वातावरण कैसा था, ऑप्शन में आएगा जेठ माह की तपाने वाली धूप पड़ रही थी, भाद्रपक्ष में तपाने वाली धूप पड़ रही थी। किसी भी तरह से ऑप्शन बनाकर दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, सारी धरती किसकी भांति बनी हुई थी, अग्निकुंड की भांति बनी हुई थी, सूर्य कुंड की भांति बनी हुई थी। इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। तो धरती कैसी बनी हुई थी, अग्निकुंड की भांति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक सीरीज के फूलों की क्या विशेषता बताता है। देखो क्वेश्चन में देखो सीरीज के फूलों की विशेषता भी पूछी जा सकती है। ये मत समझना ये हर हर क्वेश्चन में प्रश्न छिपा हुआ है, इन्हीं में से हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सीरीज के फूलों की क्या विशेषता है, लेखक सीरीज के फूलों की यह विशेषता बताता है कि जहां भयंकर गर्मी में अधिकतर फूल खिल नहीं पाते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो फूल क्या होते हैं, खिल नहीं पाते हैं। वहां सीरीज क्या है, नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है। सीरीज क्या है, नीचे से ऊपर तक क्या है, फूलों से लदा हुआ है और यह फूल लंबे समय तक रहते हैं। फूल कितने कब तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, अल्प समय तक रहते हैं, तुरंत झड़ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सीरीज के फूलों की क्या विशेषता होती है, फूल लंबे समय तक रहते हैं और भयंकर गर्मी में जहां अधिकतर फूल खिल नहीं पाते हैं वहां सीरीज के फूल क्या है, नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास को कौन कौन से फूल पसंद नहीं थे तथा क्यों। सीरीज के फूल निबंध में देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसमें किस कवि का वर्णन आया है, कबीर दास का आया है, सूरदास का आया है, मलूक दास का आया है। जब तक आप निबंध को पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें किस कवि का वर्णन आया है। तो इसमें कबीर दास का आया है। कबीर दास को कौन कौन से फूल पसंद नहीं थे तथा क्यों।
कबीरदास को पलाश या हम कह सकते हैं ढाक के फूल पसंद नहीं थे। पूछा जा सकता है कबीरदास को किस तरह के फूल पसंद नहीं थे, तो कबीरदास को क्या नहीं थे, पलाश या ढाक के फूल पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे, क्योंकि वे क्या है 15-20 दिन के लिए फलते फूलते हैं। जो पलाश या ढाक कहते हैं हम, वो फूल क्या होते हैं 15-20 दिन के लिए फलते फूलते हैं। यही क्वेश्चन बन गया कि पलाश के फूल कितने दिन के लिए फलते फूलते हैं, 15-20 दिन के लिए, 20 से 25 दिन के लिए, 25 से 30 दिन के लिए, या 10 से 15 दिन के लिए। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 15-20 दिन के लिए फलते फूलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कबीरदास को कौन कौन से फूल पसंद नहीं थे, तो आंसर क्या आएगा, कबीरदास को पलाश ढाक के फूल पसंद नहीं थे। ये क्यों पसंद नहीं थे, क्योंकि 15-20 दिन के लिए फलते फूलते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, खंकड़ हो जाते हैं, उनमें क्या होती है, जीवन शक्ति कम होती है। कबीरदास को अल्पायु वाले फूल पसंद नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कबीरदास को किस आयु वाले फूल पसंद नहीं थे, अल्पायु वाले फूल पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे, क्योंकि उनमें जीवन शक्ति कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनता है, शिरीष किस ऋतु में लहकता है। ये क्वेश्चन बनेगा शिरीष किस ऋतु में लहकता है, तो जो शिरीष होता है बसंत ऋतु के महीने में लहकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, शिरीष किस ऋतु में लहकता है, कौन सी ऋतु आएगी, बसंत ऋतु। आषाढ़ के महीने में क्या होती है, इसमें पूर्ण मस्ती होती है। क्वेश्चन बन सकता है शिरीष के फूल में पूर्ण मस्ती, पूर्ण रूप से मस्ती कब दिखाई देती है, वो दिखाई देती है आषाढ़ के महीने में। कभी कभी वह उमस भरे भादो मास तक भी फूलता है, और कभी कभी वह कब तक फूलता है, उमस भरे भादो मास तक भी फूलता है। अगला क्वेश्चन 5 है, अवधूत किसे कहते हैं। शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। अब देखो यही बन जाएगा, शिरीष को क्या कहा गया है, शिरीष को क्या कहा गया है, कालजयी अवधूत कहा गया है। और क्वेश्चन अगला क्या बनेगा, अवधूत किसे कहते हैं, तो अवधूत का अर्थ पूछा जा सकता है। तो अवधूत क्या है, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है। अवधूत वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है। वह कौन होता है, अवधूत सन्यासी होता है। लेखक ने शिरीष को क्या है, कालजयी अवधूत कहा है। लेखक ने शिरीष को क्या कहा है, कालजयी अवधूत कहा है, जिसे हम सन्यासी कह सकते हैं, क्योंकि जो सन्यासी होता है वो क्या होता है, मोह माया से ऊपर होता है, क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है। कौन फलता फूलता रहता है, शिरीष का फूल कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है। भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि में भी शिरीष का पेड़ होता है वो फूलों से लदा हुआ मिलता है। इसलिए लेखक शिरीष को क्या कहते हैं, कालजयी अवधूत कहते हैं। और अवधूत किसे कहते हैं, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, निबंध को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, आशय स्पष्ट कीजिए। मन रम गया तो बड़े भादों में भी नितांत फूलता रहता है। इसका आशय क्या होगा कि मन रम गया तो बड़े भादों में भी ये जो शिरीष का फूल है नितांत फूलता रहता है। इसका अर्थ यह है कि शिरीष के पेड़ क्या होते हैं, बसंत ऋतु में तो क्या होते हैं, फूलों से लद जाते हैं। पूछा जा सकता है बसंत ऋतु में तो क्या होते हैं, ये फूलों से लद जाते हैं। और आषाढ़ तक क्या रहते हैं, ये मस्त रहते हैं। और आगे मौसम की स्थिति में बड़ा फेर बदल ना हो तो भादों की उमस व गर्मी में भी ये क्या होते हैं, फूलों से लदे रहते हैं। भादों की गर्मी में भी क्या होते हैं, ये फूलों से क्या होते हैं, लदे रहते हैं। और आषाढ़ के महीने में क्या होती है, इसमें पूर्ण मस्ती होती है, इसलिए आषाढ़ के महीने में ये क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से महीने में ये मस्त रहते हैं, तो आषाढ़ के महीने में मस्त रहते हैं। और बसंत ऋतु में ये फूलों से लद जाते हैं। और मौसम की स्थिति में यदि फेरबदल ना हो तो भादों की उमस व गर्मी में भी ये फूलों से लदे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिरीष जीवन की अजेयता का मंत्र कैसे प्रसारित करता है। अब देखो एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। आजकल कंसेप्ट क्लियर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, शिरीष जीवन की अजेयता का मंत्र कैसे प्रसारित करता है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। कैसे प्रसारित करता है अजेयता का मंत्र, शिरीष के पेड़ पर क्या होते हैं, फूल होते हैं, वो भयंकर गर्मी में भी आते हैं,
और लंबे समय तक रहते हैं। उमस में क्या होता है, मनुष्य क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है और लू से क्या आ जाती है, शुष्कता आती है। ऐसे समय में भी शीर्ष के पेड़ पर क्या रहते हैं, फूल रहते हैं। इस प्रकार वह अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रसारित करता है। शीर्ष के बारे में पूछा गया है कि हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि वह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रसारित करता है। कैसे कर सकते हैं, मनुष्य होता है, गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है तो वो बेचैन हो जाता है, लू पड़ती है तो शुष्कता आ जाती है। लेकिन जो शीर्ष का पेड़ होता है भयंकर गर्मी में भी लंबे समय तक टिका रहता है और उसके पेड़ पर क्या रहते हैं, फूल रहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र क्या करता है, प्रसारित करता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, नितांत ठूठ से क्या तात्पर्य है, लेखक स्वयं को नितांत ठूठ क्यों नहीं मानता। अगला क्वेश्चन है, नितांत ठूठ से यहाँ क्या तात्पर्य है शीर्ष के फूल निबंध में, और लेखक स्वयं को नितांत ठूठ क्यों नहीं मानता है। देखो, नितांत ठूठ का क्या अर्थ होता है, रसहीन होना। रसहीन होना, नितांत ठूठ का क्या अर्थ होता है, रसहीन होना, जिसमें कोई रस नहीं होता है, केवल ठूठ की बात ही खड़ा है, वो क्या होता है, नितांत ठूठ होता है। लेखक स्वयं को नितांत ठूठ क्यों नहीं मानना है, क्योंकि वह स्वयं क्या है, प्रकृति प्रेमी और भावुक मानता है। स्वयं को क्या मानता है लेखक, प्रकृति प्रेमी व भावुक मानता है। उसका मन भी सिर्फ नहीं है ये, उसका मन भी शीर्ष के फूलों को देखकर तरंगित होता है। उसका मन क्या होता है, शीर्ष के फूलों को देखकर क्या होता है, तरंगित होता है। तो आज मैंने आपको शीर्ष के फूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मुझ पर बन पाए हैं वो मैंने आपको बनाकर आपके सामने बता दिए हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अभी शीर्ष के फूल निबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी मैं अभी 1 या 2 वीडियो और लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।